का स्वास्थ्य कैसा है? बस कुछ ही दिनों की बात है, कभी भी परलोक गमन कर सकते हैं। बोलते हैं? हाँ, कभी कभी प्राय लोग तंद्रा में पड़े रहते हैं। और सुशील? सुशील कभी भी आ सकता है अशोक। पता चला है कि गांधार से चल पड़ा। महाराज ने उसको भी बुलवाया? उसी को तो बुलवाया है। महाराज उसको मगध का उपराजा घोषित करना चाहते हैं, परंतु मैंने उसे ना बुलवाकर तुम्हें यहाँ आने का संदेश दिया। तो फिर वो क्यों आ रहा है राधा गुप्त? न जाने वो क्यों आ रहा है अशोक। हमें तो लगता है कि उसके गुप्तचर राजप्रसाद में हैं, जिन्होंने महाराज की विषम दशा की सूचना उसे दे दी होगी। तो अब हमें क्या करना होगा? मैं चाहता हूं कि सुशील के आने से पहले ये राजमुकुट तुम्हारे से पीछे होगा। किंतु ये होगा कैसे राधा गुप्त? एक महामंत्री और सेनापति के परामर्श की अवहेलना महाराज नहीं कर सकेंगे अशोक। अशोक आओ, महाराज के कक्ष में चलते हैं। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना खड़ग
देश की सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग किया था। यदि उनके खड़ग का उपयोग दो भाइयों के बीच राज सिंहासन के लिए होता है तो ये खड़ग का अपमान होगा। महाराज, ये समय वाद विवाद का नहीं है। कुमार, तुम स्वयं ये मुकुट धारण करो। हम कहते हैं तुम स्वयं ये मुकुट धारण करो। धारण करो कुमार, धारण करो। आओ हमारे साथ। परलोक जाने से पूर्व कुमार अशोक को उपराजा घोषित कर दिया है। जो आज्ञा महामंत्री। राधा गुप्त, हमने तो महाराज से केवल इतना निवेदन किया था कि हमें मगध का राजा मात्र बना दें, किंतु महाराज वो तो हमें मगध का राजा बना के चले गए। मगधराज सम्राट अशोक को नमन। ये हृदय विदारक के दुख की बेला है कि हमारे देवानाम प्रिय सम्राट महाराज बिंदुसार हम सभी को रोता कलपता छोड़कर परलोक जा चुके हैं। परंतु परलोक जाने से पूर्व उन्होंने स्वयं कुमार अशोक को राजा घोषित किया। नियमानुसार उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमार सुशील को ही उत्तराधिकारी होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। क्यों? महाराज सुशील की जय! महाराज सुशील की जय! महाराज सुशील की जय करना चाहता था, परंतु यह अब संभव नहीं है। सम्राट बिंदुसार ने स्वयं आशीर्वाद देकर कुमार अशोक को राजा घोषित किया। ये सत्य नहीं है। किसने कहा कि ये सत्य नहीं है? वो सामने आए। मैं महामंत्री राधागुप्त, मैं साक्षी हूं। यदि किसी को मेरे सत्य पर संदेह है वो तो सामने आए। चुप करना बैठे। मैं आचार्य चाणक्य का पौत्र हूं। मैं कुछ भी कहूंगा या करूंगा उसके पीछे केवल एक भावना होगी, मगध साम्राज्य का हित। मैं पुनः कहता हूं, यदि किसी को संदेह है तो वो सामने आए। अर्थात किसी को संदेह नहीं है। मंत्रिमंडल एवं सेनापति ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि कल प्रातःकाल कुमार अशोक मगध साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होंगे।
मैं स्वयं उपस्थित हो जाता। हाँ, आपका परामर्श लेना है और आज तो एक विशेष कारण से आया। आज्ञा दीजिए। महाराज रोगग्रस्त कब से? 3 माह से रहते रहा। 3 माह से? निरंतर उनका उपचार चल रहा है, परंतु बेहद दुर्बल हो गए, एकदम छीड़। कबूतराम विहार के वैद्यों से तो उनका उपचार चल ही रहा होगा। हाँ, वैद्यराज कबूतराम विहार के वैद्य ही उनका उपचार कर रहे हैं, परंतु हमें लगता है कि ये रोग उनके वश के बाहर है। जब सम्राट बिंदुसार थे तब इस वैद्य चक्रपाणी को राजभवन में बुलाया जाता था, किंतु सम्राट अशोक वैद्यराज नहीं, प्रियदर्शी को तो केवल बौद्ध प्रिय है ना, इसीलिए हम आपको राजभवन ले जाने स्वयं आए हैं। आप हमारे साथ राजभवन चलिए और उपचार शुरू कीजिए। वैद्यराज मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते? मगध का राजा रोगग्रस्त है वैद्यराज। श्रीमान महामंत्री जी, आप जानते हैं कबूतराम विहार के वैद्यों ने मेरा कितना अपमान किया है। राज्य के संरक्षण ने उन्हें अहंकारी बना दिया है। अपने से हर कोई अन्य उन्हें हीन नजर आता है। वैद्यराज चक्रपाणी, कबूतराम विहार के वैद्यों को तो बाद में अनुशासित किया जा सकता है, परंतु अभी प्रश्न है महाराज के उपचार का। आप हमारे साथ राजभवन चलिए और उपचार शुरू कीजिए। वैद्यराज आपने धर्म संकट में डाल दिया, इसीलिए वैद्यराज हम आपसे स्वयं निवेदन करने आए। मैंने राजभवन न जाने की शपथ ली है। वैद्यराज, हम नहीं चाहते कि राज सिंहासन के लिए एक बार फिर से वो भीषण युद्ध हो जैसा सम्राट बिंदुसार के देहावसान के समय हुआ था। पूरे 4 वर्ष वैद्यराज, पूरे 4 वर्ष तक वो युद्ध चलता रहा। वैद्यराज, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी प्रजा वो विनाश लीला पुनः भोगे। मैं शपथ से बना हूं, मेरी व्यवस्था है। हाँ, परंतु एक उपाय है। क्या? मेरी भांजी, जिसने मेरे पिताश्री से आयुर्वेद के प्रशिक्षण में प्रवीणता प्राप्त की है, वो महाराज का उपचार कर सकती है। वैद्यराज, एक अनजान वैद्य के हाथों में हम महाराज का जीवन कैसे सौंप सकते हैं? यदि कुछ हो गया तो सारा लांछन हम पर आ जाएगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और फिर मैं स्वयं भी तो महाराज के उपचार पर उससे परामर्श करूंगा। महाराज के उपचार पर निरंतर दृष्टि बनाए रखूंगा। यदि आप उनका उपचार करने में सक्षम हैं, तो ये कुकुट विहार के वैद्यों को शांति होगी। वैद्यराज जी, कहाँ है आपकी भांजी? बुलाइए शिष्य। तीक्षरक्षिता, पुत्री तीक्षरक्षिता, महामंत्री आए। और वैद्य? जी हाँ, वैद्य। तिष्य रक्षिता, यही नाम बताया तुमने? जी हाँ, तिष्य रक्षिता। तुम्हारा नाम तिष्य रक्षिता है और महाराज के अनुज का नाम है तिष्य। महाराज के द्वारा लिखे गए धर्म महामात्र शिलालेखों का वाचन तिष्य तिथि को ही किया जाता है। वैद्यराज जी, हमें तो लगता है कि तिष्य तिथि और मौर्य साम्राज्य का अलग ही संबंध है। इसमें मेरा दोष नहीं, दोष मेरे पिताजी का, जिन्होंने मेरा ये नाम रखा। कौन है तुम्हारे पिता? क्या नाम है उनका? वो अब नहीं है, उनका देहांत हो गया। कब देहांत हुआ? क्या नाम था उनका? मैं हूँ इसका पिता। जब ये 3-4 वर्ष की बच्ची थी तब इसके पिता का देहांत हो गया। इसे तो उनका कुछ भी याद नहीं। काशी में अपने नाना अर्थात मेरे पिता के यहाँ पली बढ़ी है और उन्हीं से ही वैदिक की शिक्षा ग्रहण की है। और अब तो मेरे भी कान काटती है। इसकी अद्भुत शक्ति, चरक, सुश्रिता तो इसे कंठस्थ याद है और इसकी स्मरण शक्ति अद्भुत, कुछ नहीं भूलती। वैद्य तिष्य रक्षिता, कल पूर्वाह्न ही तुम्हारे राजभवन पहुंचने का प्रबंध कर दिया जाएगा। कल हम स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उसके पश्चात कोई भी सैनिक तुम्हें राजभवन आने और जाने से बाधित नहीं करेगा। तिष्य रक्षिता, तुम महाराज का उपचार कर सकती हो। वैद्यराज, अब हम चलते हैं। रोगी को देखने मेरी भांजी स्वयं राजभवन जाएगी
पर उपचार तो मेरे ही माध्यम से होगा। चक्रपाणी, हम आपसे एक बात तो कहना भूल गए। आपकी शत्रुता गुप्त बिहार के वैद्यों से है वैद्यराज, परंतु इस शत्रुता की आंच महाराज के उपचार पर नहीं आनी चाहिए। आप नहीं जानते कि हम बहुत कुछ जानते हैं। वैद्यराज, हम आपको केवल सचेत करना चाहते हैं। हम कैसे विराज करते हैं अपने अनुशासन के आगे? हम तो पाटलिपुत्र के तुच्छ मात्र प्राणी हैं। आप विराजिए महाराज। हम बैठते हम आपसे कुछ बात करने आए। बात तो बराबर वालों में होती है ना महामंत्री। परंतु हम आवश्यक समझते हैं स्पष्टीकरण देना। इस बात का स्पष्टीकरण, क्या स्पष्टीकरण देने के बाद आप हमें ये राज्य, ये राज सिंहासन सब वापस लौटा देंगे? नहीं ना। ये ले लीजिए और मुक्त करिए हमें इस माया जाल से। हम इतिहास में जा चुके हैं, इतिहास में। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं समझे? हम समझे। शिलाओं पर उखेरा हमारा नाम, गांधार तक सिर्फ देवानाम प्रिय राजा अशोक के नाम की दुमदुमी बजा रहा है। राजा गुप्त, हम इतिहास हो चुके हैं। हम तुम्हारे मित्र हैं। मित्र? तुम्ही ने अपने मित्र को राज सिंहासन पर बिठाया और तुम्ही ने उसे हटा दिया। न मैंने अपने मित्र को राज सिंहासन पर बिठाया और न ही मैंने अपने मित्र को राज सिंहासन से उठाया। हम तुम्हारे मित्र हैं और न थे। मेरी वचनबद्धता केवल और केवल मगध के प्रति थी, मगध के प्रति, मित्र के प्रति नहीं है। मैंने एक ऐसे चतुर शक्तिशाली व्यक्तित्व को राजा बनाया था जो बर्बर पश्तूनों से युद्ध में लोहा ले सके। वो तो हम है ही राजा गुप्त। नहीं अशोक, वो तुम थे। चंडाशोक से कामाशोक और कामाशोक से बनाइए अशोक। जब धर्म प्रचारक बन गया तो हमें विवशता में ये सब करना पड़ा। अशोक, राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी संतान के बराबर होती है। हमारे लिए भी हमारी प्रजा हमारी संतान ही थी। अशोक, ऐसा केवल शिलालेख में लिखा है, केवल शिलालेख में।
तुमने 84,000 स्तूप और विहार बनाने की घोषणा भी कर दी। पूरे मगध राज्य का राजकोष रिक्त हो गया। किसानों के खेतों में पानी तक नहीं पहुंचा। सड़कें और नहरें टूटी पड़ी हैं अशोक, टूटी पड़ी हैं। किसान मगध राज के नगरों में हमारी ही प्रजा को लूटने लगे हैं। और तुम इन सबसे आंखें मूंद कर अनजान बने बैठे हो यहाँ और क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें राजा बनाया था, परंतु तुम राज धर्म भूलकर धर्म प्रचारक बन गए। धर्म प्रचारक बन गए अशोक। निकल जाओ। मंत्रिमंडल में तुम्हारे अनेकों शत्रु हैं अशोक। तुम हिमालय की पुष्प वादियों में सुरक्षित रहो। क्या मगध की सेना में इतनी ताकत भी नहीं है कि हमारी रक्षा कर सके? बंधु अशोक, हम तुम्हारे बाल मित्र हैं। हम पहली बार मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हुए हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, अपने मित्र के लिए। चले जाओ। राधा गोविंद, हम नहीं जाएंगे। ठीक है अशोक, तुम यही रहो अशोक, यही रहो। तुम यही रहो।